हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, इनफाइनाइट सीरीज। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, यानी कि एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आपको कौन से पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ पसंद आती हैं और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ को लाइक करके जाए करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं यहां से वीडियो डालूं तो मैसेज डायरेक्ट आप तक पहुंचे भी, ठीक है ना। तो यानी कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और सेकंड यूनिट की भी, यानी कि थर्ड चैप्टर के साथ ही हमारी सेकंड यूनिट भी क्या हो जाएगी, द एंड, फिनिश हो जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट कुछ इस टाइप से हैं कि बड़े सिंपल से हैं। पहली बात तो ये कि कईयों को लगता है सर थ्योरम्स इतनी ज़्यादा हैं हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल होती है। मुझे ना क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरम बेटर लगती है, यानी कि बहुत ही सिंपल होती है। क्वेश्चन में तो फिर भी हमें कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सोचना पड़ता है ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा। थ्योरम जस्ट सिंपल से रिजल्ट को प्रूव करते जा रहे हैं, आगे से ये हो गया, आगे से ये होगा। तो चीज़ों को अगर आपके ये समझो कि अगर ये जो माइंड में आप इमेज बनाते हो ना, अगर पहले ही ऐसा बना के बैठे हो सर थ्योरम मुश्किल है, तो आपको मुश्किल ही लगेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि थ्योरम कोई ना सर मुश्किल है लेकिन हो जाएगी, कर देंगे, एक थ्योरम को 20 बार लिख के देखो, हो गया आसान, बस बात खत्म। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो दिस मीन्स बड़ा आसान सा टॉपिक है, आसान सा मैथ है, सारा कुछ हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अभी। तो शुरुआत होती है एक ऐसे टॉपिक से जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूं। फर्स्ट टॉपिक जो है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो टॉपिक है ये आप चैप्टर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं भी। कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस वहां भी आया था और उठ के ये यहाँ पे आके बैठ गया है, तो इसको यहाँ से भी उठाना पड़ेगा, रवाना करना पड़ेगा इसको। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर आप जीवन सन्स न्यू कॉलेज पब्लिकेशन की बुक को यूज करते हैं तो मैं आपको पेज नंबर तक बता सकता हूं। 2.70 पेज नंबर पे ये आर्टिकल हमने पढ़ा था और इसको हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्या कहता है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए सीरीज, बस वहां के और यहाँ के प्रिंसिपल में अंतर क्या है भी, वो थोड़ा पतला था, ये थोड़ा मोटा है, बस इस टाइप से समझो कैसे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए सीरीज, यहां समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an था, वहां सिंपल एक सीक्वेंस थी an, बस बात खत्म। टू कन्वर्ज इज दैट टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, भी ये कन्वर्ज कब करेगी उसकी कंडीशन बता रहा है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर m इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि am+1 am+2 a सो ऑन an तक, अगर इनका सम करके हम मोड निकालते हैं तो वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। यानी कि जो ये वैल्यू लिखी है ना, इसका अर्थ है कि अगर मैं Sn में से Sm को माइनस कर दूं तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो इसको मैंने Sn और Sm क्यों लिखा। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP, और AP यानी कि सीक्वेंस, वो 10th वाला याद आ गया। तो सीक्वेंस की एन टर्म्स का सम, और ये क्या है, m टर्म का सम। एन टर्म का सम क्या आएगा, a1 + a2 + a3 + a4 + a5 सो ऑन an तक। m टर्म का सम a1 a2 a3 सो ऑन, और m n से छोटा है, मान लिया n 20 है तो n 15 है, तो पहली 15 तो कटेगी, लास्ट की 5 बची, वही मैंने लिख रखी है यहाँ। तो दिस मीन्स ये था कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। बड़ा सिंपल सा है, पहले पढ़ चुके हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ ये समीशन आ गया, वहां पे समीशन नहीं था, सिंपल an एक सीक्वेंस थी, ठीक है ना। an माइनस am का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है भी। जो टॉपिक आप एक बार पढ़ लेते हैं, अगर वो दोबारा रिपीट हो रहा है तो तभी आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ भी जो पहले पढ़ा था वो कहाँ है, उसमें क्या आया था, क्यों आया था, सारी चीजें, और ये जो है इसमें क्या नया है। अगर वही है तो स्किप करो और आगे बढ़ जाओ बस, क्योंकि टॉपिक इतने हैं कवर करने मुश्किल हो जाते हैं, तो एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो दिस मीन्स ये है आपका कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। थोड़ा सा जो नया था वो मैंने आपको बता दिया।
बुक में से देखोगे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है। अब ये एक थ्योरम है नेक्स्ट जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होती है, KUK में भी आती है, MDU या फिर DU वगैरह के एग्जाम में भी आ जाती है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ रिपीट करती रहती है इस थ्योरम को। तो थ्योरम क्या है वो ध्यान से समझिए। इफ़ दिस सीरीज है जो समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज करती है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये गिवन है, ये 0 होगा, प्रूव करना है। इज द कन्वर्ज ट्रू, क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मैथ का एक रूल है भी, अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना सीख चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए B पे से वापस A पे कैसे आना है, वरना अभिमन्यु की तरह फिर मारे जाओगे भी, ठीक है ना। अब चक्रव्यूह में एंट्री ले ली, बाहर का एग्जिट ही नहीं पता तो सजा मिलेगी नहीं। तो कई बार हम जोश में ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन वो एक अलग कंसेप्ट था क्यों गया। लेकिन यहाँ मैथ का रूल है कि अगर आप A से B पे जाना जानते हैं तो आपको वापस कैसे आना है वो रास्ता भी पता होना चाहिए, वरना आप इधर उधर भटक जाओगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो इसका कन्वर्स भी हमें बताना है कि वो ट्रू है या फिर वो नहीं है। सो बाय एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि भी क्यों नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये हमें गिवन है, तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ इसके सॉल्यूशन में। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट Sn डिनोट्स द पार्शियल सम, डिनोट्स द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब सीक्वेंस नहीं, हम सीरीज यूज करते हैं। n इक्वल टू 1 to infinite an, तो Sn है जो इसका पार्शियल सम है। देन जो ये Sn होगा ये क्या बोलेगा कि मैं इक्वल होऊंगा A1 A2 A3 सो ऑन An तक, ठीक है ना। पहली n टर्म्स का जो सम है उसको बोलेंगे Sn। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं भी Sn नहीं, हम Sn-1 निकालते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर A1 A2 A3 सो ऑन, हम कहाँ तक जाएंगे, An-1 तक। बड़ा सिंपल है कि नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये कन्वर्ज करती है, ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, और ये सीरीज कन्वर्ज कब करती है वो देखिए। इफ जो ये सीरीज है n इक्वल टू 1 to infinite an कन्वर्ज, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जो Sn है इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि यही तो वो कंडीशन थी जिस पे कन्वर्ट करती है। अगर आपने 3.1 पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, S। तो हमने ये मान लिया कि ये S के इक्वल आया है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू S। तो यहाँ से एंड अगर मैं यही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn-1 में भी लगा दूं, अब Sn और Sn-1 में क्या, अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है तो S इनफाइनाइट हो जाएगा, S वैल्यू आई। अब ये क्या हो जाएगा, S इनफाइनाइट -1। अरे भाई इनफाइनाइट टर्म का सम कर रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट में से एक घटा के उसका सम करो। अरे बात तो एक ही है, इनफाइनाइट ही रहेगा, वो इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं क्या है। तो दिस मीन्स इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, S। अब कोची का जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो अगर हम Sn में से Sn-1 घटा देते हैं तो इसका मोड क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो यहाँ m वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इस लाइन को आप अगर ना लिखो तो बेटर है, ठीक है ना। लेस देन एप्सिलॉन आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी S, इसकी वैल्यू भी S, ये क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, यानी 0 लेस देन एप्सिलॉन। और हम एप्सिलॉन को क्या लेते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो एप्सिलॉन से तो हमेशा ये क्या आ गया, छोटा आ गया, दिस मीन छोटा आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि यहाँ पे अब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंस है, तो जो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो ये हो तो गया, वैल्यू क्या आई इसकी, 0 आई भी। तो जैसे जैसे हम an की वैल्यू रखेंगे तो दिस मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट। अब इसका कन्वर्ज देखते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो an पक्का 0 को अप्रोच करेगा, ये यहाँ से लिख लीजिए आप। अब इसका कन्वर्ज देखते हैं कि कन्वर्ज क्या होगा। कन्वर्ज में देखिए हम एक सीक्वेंस जो सीरीज है वो सपोज कर लेते हैं। लेट जो an है समेशन an सीरीज है ना यहाँ,
तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये एक जनरल सी सीरीज या सीक्वेंस, इसी टाइप के हम एग्जांपल लेते हैं प्रूव करने के लिए। तो ये हमने एक सीरीज ले ली, अगर यहाँ समीशन ना लगा देते तो ये सीक्वेंस बन जाती ऐसे ऐसे ऐसे, वो लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन में। तो यहाँ पे an की वैल्यू क्या है, हेयर an की वैल्यू है 1/n, लास्ट टर्म क्या है 1/n। अगर आप यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्रोच करवाते हो an में, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, वैल्यू क्या होगी 0। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, पहले हमें ये गिवन था, हमने ये प्रूव कर दिया। लास्ट में एक लाइन यहाँ जरूर लिख देना, सो जो लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, उसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये कन्वर्ज करती है तो, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, चलो अपने आप लिख लेंगे, अब बता भी दिया। अब ये हमें गिवन है, ये जो सेकंड वाला, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे को पता है नहीं होगा, मैं वही को प्रूव करूंगा। अब ये हमने मान के चले कि ये एक सीरीज है जहां देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बड़ा सिंपल सा है। अब हमें साबित करना है कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, उसका रीजन देखो। अब कन्वर्ज कोई भी सीक्वेंस क्यों नहीं करती, इफ दिस सीरीज an कन्वर्ज, देन हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो Sn माइनस Sm का जो मोड है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कोची के जनरल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। अब Sn का मीनिंग क्या होगा, पहली n टर्म्स का सम। तो Sn का मीनिंग क्या हुआ कि a1 + a2 + a3, कहीं ना कहीं बीच में mth टर्म भी आई होगी, कहीं ना कहीं m+1 भी आई होगी, कहीं ना कहीं लास्ट में फिर an आया होगा। इसमें से हमने माइनस करना है sm। sm क्या होता है, a1 a2 a3 सो ऑन am तक, ठीक है ना। इसका मोड लेस देन हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो पहली m टर्म है जो पहली m टर्म से क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी कि बचेगा यहाँ के पे क्या, मोड ऑफ am+1 + am+2 सो ऑन, लास्ट में an बचेगा का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब am+1 टर्म क्या होती है, an ये है, तो am+1 को मैं इधर लिख सकता हूँ 1/m+1 1/m+2 1/m+3, ज़्यादा नहीं लिखते, लास्ट में 1/n होगा, ठीक है ना। 1/, क्या हो गया, n। ये लेस देन हमें क्या दिखाना है, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ n इक्वल टू 2m, ये जो टोटल टर्म है इसमें अगर ये m की डबल है, मान लिया m 10 है तो ये 20 है, अगर ये 40 है तो ये 80 है, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए 2m हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 1/m+1 + 1/m+2 1/m+3 सो ऑन 1/n की जगह क्या रखोगे 2m, ये लेस देन एप्सिलॉन से आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो 2m ही है, ये सबसे छोटा है। 1 को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे वैल्यू बड़ी आएगी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होती रहेगी। जैसे 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, 1/4 फिर छोटा है, 1/5 फिर छोटा है, 1/6 फिर छोटा है, आगे छोटा 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 होता जा रहा है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि समीशन मोड, तो 1/m+2 और 1/m+3 सो ऑन 1/2m, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा x 1/2m + 1/2m + 1/2m कितने टाइम्स, m टाइम्स। इसको ध्यान से समझ लेना भी, जिसको ये जो पार्ट है, ये जो स्टेप है, ये समझ में आ गया तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने क्या लिया कि 2m एक बहुत बड़ा नंबर है जो 1 के डिवाइड में, तो ये जो सम है इसकी सबसे छोटी टर्म ये है 1/2m, फिर बड़ी इधर इधर बड़ी होती जा रही है। अब हमने सबसे छोटी को m टाइम्स ऐड कर दिया, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि इसमें तो बड़ी वाली भी है सारी, क्लियर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/m+1 + 1/m+2 सो ऑन 1/2m, ये ग्रेटर देन होगा। अगर इनका एलसीएम लो तो क्या आएगा 2m,
1 1 1 को m टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा m, तो ये कट गया, तो यहाँ से आया 1/m + 1 + 1/m + 2 सो ऑन 1/2m, ये ग्रेटर देन आया 1/2 से। ये जो सम है 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अब मैं इधर लिख देता हूँ, इफ़ ये जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए, तो ये जो वैल्यू आ रही थी वो किसकी आ रही थी भी, देन ये जो Sn - Sm हमने किया था ये तो 1/2 से बड़ा है, और अगर एप्सिलॉन ही आ जाए तो ये तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जर्नल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एप्सिलॉन से छोटा रहना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है, एप्सिलॉन से क्या चल रहा है, बड़ा। अगर कोई चीज़ उल्टी चलती है ना भाई तो उसकी बड़ी पिटाई होती है, तो हम इसकी बड़ी पिटाई करेंगे, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो जनरल प्रिंसिपल की डेफिनेशन ही नहीं कहती। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने ये वाला रिजल्ट लिया है तो ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। हो सकता है कुछ ऐसे रियल एग्जाम्पल हो जिसमें ये कर जाए, लेकिन हमसे पूछा गया क्या ये जो कन्वर्ज है वो ट्रू होगा, तो हम बोलेंगे भी ट्रू नहीं होगा, ये क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। और उसको हमने विद एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूव भी करवा दिया। तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा था, पहले सीधा प्रूव किया फिर उल्टा प्रूव किया, तो इस तरीके से ये हो गया। बस मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, जैसे आप 12th में रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो मान लिया ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर वो ये साबित करना था ना कि सिमेट्रिक है, तो हम ऐसा पेयर सोचते थे कि कौन से ही सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि उल्टा सोचते थे रिलेशन के अंदर। IIT JEE अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी ऐसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसका कन्वर्ज हमने ट्रू दिखाना है तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा भी, ऐसा क्या सोचें कि कन्वर्ज ट्रू ना हो। एक ही एग्जाम्पल मिल गया, कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा, बाकी सभी पे चाहे कन्वर्ज ट्रू हो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो एक दिखाना था ना, तो एक पे कन्वर्ज ट्रू नहीं है, यानी कि ये जर्नल चीज़ें नहीं है। हो सकता है कोई एक आधा एग्जाम्पल के लिए ट्रू हो, लेकिन जनरली आप इसको ये बोलोगे कि ये कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा। उसके बाद कुछ और जर्नल सी बातें पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेंगी। अब वो क्या है, वो अंडरस्टूड है, यानी कि आप समझ जाएंगे सिर्फ एक बार देखते ही। जैसे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने सुना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने सुना होगा, क्लास 11th का टॉपिक होता है, उसी से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिक सीरीज यानी कि जो किस टाइप की हो, द ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या a + AR² + AR³ और इनफाइनाइट तक अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगी, ज्योमेट्रिकल सीरीज होगी। यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, उसी की टर्म्स को प्लस करके लग दिया गया। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये कन्वर्ज करेगी अगर R का जो मोड है वो क्या है, <1। यहाँ से देखिए पहली कंडीशन कि R का मोड ये बोल रहा है <1 हो और कन्वर्ज करेगी, कैसे पता चलेगा, अभी इसने तो लिख के दे दिया। अब उसको देखते हैं, अगर R का मोड <1 है तो इस मोड की इनइक्वालिटी को अगर हम सोल्व करें तो R की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करेगी। रख के देख लेना भाई, 11th क्लास की इनइक्वालिटी है, बिल्कुल सिंपल सी, यानी कि -1 से +1 के अगर बीच कोई वैल्यू रखते हो तो वो R इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो R की वैल्यू -1 से +1 के बीच में क्या रखें, तो लेट हम मान लेते हैं R को मैं रख लेता हूँ 0.5। देखो पहले तो चेक कर लो इनके बीच में है कि नहीं, इसी इंटरवल में -1 to 1 तो हो गया। अब एक GP मान लेते हैं, GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में हम प्लस करके लिख देंगे। अब मान लिया उसकी अगर पहली टर्म 1 है तो प्लस दूसरी टर्म क्या होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म A है तो A की R के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 0.5 का मीनिंग क्या हो गया, 1/2 है, 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, आगे 1/2 की 1/2 के साथ करोगे 1/4, फिर 1/8, 1/16 सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब देखो 1 सबसे बड़ी टर्म है कि नहीं, फिर ये छोटी होगी, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे वो टर्म 0 हो जाएगी जब 1/इनफाइनाइट होएगा, है कि नहीं। तो इसका जो सम है, इस सीरीज का जो सम है वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा कि नहीं, क्योंकि 1 से छोटी होती जा रही है। 1 में आप 0.5 ऐड करो, 0.25 ऐड करो, 0. समथिंग, एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 में ऐड होने के लिए बचेगा ही नहीं। तो दिस मीन्स यहाँ से जो सम आएगा वो एक फाइनाइट नंबर आएगा भी, क्या आएगा, फाइनाइट नंबर। और अगर इसका सम फाइनाइट नंबर है दिस मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करोगे वो भी क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो इस वजह से ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है भी। अब दूसरा केस था कि R की जो वैल्यू है वो >1 हो। अब कोई भी सीक्वेंस मान लो, मान लिया वही ये जो ज्योमेट्रिकल सीरीज मान लेते हैं, चलो GP नहीं GS लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज, समझ रहे हो इनको।
अब मैंने पहली टर्म इसकी 1 ले ली, लेकिन कंडीशन ये है कि r की वैल्यू आपने 1 या 1 से बड़ी लेनी है अभी। अब 1 से बड़ी 2 ले लेते हैं, तो ले लिया 2, है कि नहीं। अब 1 से बड़ा 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है a, फिर AR होगी यानी कि 1 × 2 2, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर आगे करोगे 8, फिर करोगे 16, फिर करोगे 32, फिर 64, 128, सो ओनली इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब अगर आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं सभी को, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो यहाँ से आपको मिलता है कि ये प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। ऐड करते रहो भी जहाँ तक आपसे ऐड होता है। अब अगर ये प्लस इनफाइनाइट चला गया तो ऑब्वियस सी बात है ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। अब थर्ड केस ये बोल रहा है ओसिलेट फाइनाइटली इफ r है जो वो -1 हो। r की वैल्यू -1 लेके देखो भी, जैसे अब आपको ये लग रहा होगा सर आप सारे नंबर 1 ले रहे हैं स्टार्टिंग में, अब कुछ और लेके देखो। अब ज्योमेट्रिकल सीरीज लिखते हैं, मान लिया मैंने पहला नंबर 5 लिख लिया। अब ये r की वैल्यू -1 लेने को बोल रहा है, तो r की वैल्यू -1 लो, 5 × -1 -5, फिर -1 से करोगे तो +5 -5 +5 -5। अब ऐसा हम कोमा हटा देते हैं क्योंकि सीरीज है ये, प्लस माइनस हो गया। अब इसका सम देखोगे तो आप क्या होगा, अगर इवन है तो ये कैंसिल आउट हो गए, सम 0 दे देंगे। ओड है तो प्लस का 5 भी बच सकता है, माइनस का 5 उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसका सम फिक्स नहीं है। तो हम क्या बोल देते हैं, ओसिलेट फाइनाइटली है, बस सिंपल सा है। अब ओसिलेट इनफाइनाइटली का मीनिंग क्या हो गया, अगर r की वैल्यू लेस देन -1 है, लेस देन -1, तो हम ले लेते हैं लेस देन -1 को, r को मैं -3/2 ले लेता हूँ, -1.5, तो -1 से तो क्या होगा, छोटा होगा ना। तो अब लेके देख लो, मान लिया मैंने पहली टर्म 2 ली, 2 की मल्टीप्लाई -3/2 के साथ करोगे तो -3 आया। उसके बाद अब नेक्स्ट इसकी -3/2 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 9/2 प्लस का हो गया। फिर यहाँ करोगे तो माइनस का क्या होगा, 9 × 3 27 और बाई 2 × 2 4, यानी कि 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 माइनस ऐसे चलती रहेंगी। और जब आप इसको चेक करोगे तो ये क्या मिलेगी आपको, ओसिलेट इनफाइनाइटली मिलेंगी। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल सीरीज के मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपको ऐड टू मेमोरी कर लेनी है अभी, ठीक है ना, ऐड टू मेमोरी, अच्छा ADD, ऐड टू मेमोरी, यानी कि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है भी कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ाया जा सकता यहाँ पे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है भी ऐसा क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म की सीरीज भाई सिंपल सा है, जिस सीरीज में सारी की सारी टर्म क्या हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैंने लिख दी है, ए सीरीज समेशन n = 1 to ∞ an फॉर विच एवरी an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, यानी कि सारे an बड़े होने चाहिए 0 से, यानी कि A1 भी, A2 भी, A3 भी, A4 भी, A5 भी, A6 भी, सोन AN भी, सारी टर्म 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है। तो अगर सारी टर्म पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब अगर सारी पॉजिटिव टर्म्स को आप ऐड करते हैं भी, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी, 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 हर जगह सारी जगह पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब आप ऐड करोगे तो या तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, या फिर दूसरा केस क्या होगा, आपको प्लस इन्फिनिटी मिल सकता है अगर ये बहुत बड़े नंबर है और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो दो ही केस होंगे। अब क्या इसमें सम नेगेटिव आने की संभावना है, सम नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सारी जो टर्म्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस का कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ सकता, ये कोई चांस नहीं है, माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता, कोई चांस नहीं है, तो इनको तो कर देना आपने रवाना। तो दिस मीन्स दो चीज़ें हैं, या तो फाइनाइट नंबर आएगा पॉजिटिव या आएगा प्लस इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट नंबर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और अगर प्लस का इन्फिनिटी आ गया तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है भी या तो वो कन्वर्जेंट होंगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आपने पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज लेनी है लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो आप उसी टाइम बोल दोगे कि आप गलत हैं। दिस मीन्स वो नेगेटिव में कभी भी नहीं जा सकता, ऑलवेज 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 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये है कुछ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जर्नल टेस्ट है ये फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अभी एक छोटा सा टेस्ट है कि वो कन्वर्ज क्यों करेगी,
वैसे तो मैंने बता दिया कि फाइनाइट नंबर आए तो कन्वर्स, अगर प्लस इन्फिनिटी आए तो डाइवर्स, तो इसको भी देख लेते हैं। इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज दैट द सीक्वेंस an, तो ये जो सीक्वेंस an है वो द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज डिफाइंड बाय Sn क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर ये पॉजिटिव टर्म की कोई सीरीज है तो इसमें जो Sn होगा वो हमेशा बड़ा होगा Sn-1 से फॉर ऑल n, ठीक है ना, फॉर ऑल n। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 5 रखो, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो पहले 5 का सम ज़्यादा होगा, 5-1 4 का सम छोटा होगा, क्योंकि सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो दिस मीन्स ये तो क्लियर कट है भी पहले 5 का ज़्यादा होगा। अब देखो वो चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो, चाहे वो पॉइंटों में क्यों ना लिखी हो, एक तो आप 5 नंबर को जोड़ रहे हो और एक उन 5 के साथ एक और एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा आपने पॉजिटिव जोड़ा है वो तो उसको बड़ा कर देगा। तो दिस मीन्स Sn है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा Sn-1 से हर किसी n के लिए। आप यहाँ n की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी एक नेचुरल नंबर रख सकते हैं, या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर यानी कि इनफाइनाइट तक आप कुछ भी लिख दें, तो ये ऐसा 100% क्या होगा, ट्रू। और अगर ऐसा ट्रू है तो ये जो सीक्वेंस है Sn ये किस टाइप की होगी भी, मोनोटोनिकली आगे आप बता दो इंक्रीजिंग होगी। ये क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर Sn एक सीक्वेंस में देखो मैं लिख रहा हूँ S1 से बड़ा S2, फिर बड़ा S3, फिर बड़ा S4, सो ऑन, ये S इन्फिनिटी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पहली एक टर्म का सम यानी कि पहली टर्म, ये 2 का सम, ये 3 का सम, ये 4 का सम। अब अगर कुछ ना कुछ प्लस करते रहोगे वो हमेशा क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। अगर ऐसा है तो ये मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग। और प्रीवियस जो सेकंड चैप्टर उसमें हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो दिस मीन्स वो 100% क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी भी, क्या होगी, बाउंडेड अबव। यानी कि पीछे वाले कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने, तभी आगे की चीज़ें क्लियर कट आपको समझ में आती है। अगर पीछे वाले कंसेप्ट आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होगी कि सर आपने ये क्यों लिख दिया। अब ये रूल है भी, अगर कोई सीक्वेंस, जैसे कोची सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, अगर कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस बन जाती है तो वो कन्वर्जेंट पक्का होगी, 100% श्योर। कुछ ऐसे रिजल्ट है जो आपको याद रखने होते हैं। तो ऐसे ही अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है दिस मीन्स वो बाउंडेड अबव 100% होगी। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस n बनेगी वो क्या बनेगी, बाउंडेड अबव, क्योंकि उसको हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये कुछ जर्नल सी बातें हैं, ज़्यादा प्रूफ के चक्कर में मत रहना सर ये कैसे हो गया, आपने 2 लाइन में करवा दिया। अब देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 है जो वो 1 से बड़ा होता है, तो क्या आप लोग ये बोलोगे सर प्रूफ दो, अरे भाई नंबर बना रखे हैं, बड़ा है तो बड़ा लेना पड़ेगा। अब अगर इस चीज़ का प्रूफ मांगते हो सर मेरा नाम मुकेश क्यों है, तो दिस मीन्स नो प्रूफ रख दिया होगा। तो वही चीज़ें हैं, ये जर्नल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव जो टर्म की सीक्वेंस सीरीज है उसमें ऐसा क्यों होता है भी। पहले 5 पॉजिटिव नंबर ऐड किए, फिर 6 ऐड कर दिया, तो 6 वाला सम तो ऑटोमेटिक नहीं बड़ा हो गया, पहले 5 तो उसमें प्रेजेंट ही थे, चाहे आपने 0.001 क्यों ना ऐड किया उसमें, तो होगा तो हमेशा ग्रेटर देन। तो इन चीज़ों पे फोकस करना, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। हाँ भी ऐसा आता है तो ऐसा होगा, यानी कि जर्नल बातें हैं, सभी को पता है, कहीं प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में लिखा है एज इट इज़ आप पढ़ सकते हो। अगर बुक में से नहीं समझ में आ रहा तो विद एग्जाम्पल उनको सीखा करो, कि जैसे मैंने यहाँ ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के एग्जाम्पल दिए, अब बुक वालों ने लिख के छोड़ दिया, आप एग्जाम्पल से देखो हाँ भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो बुक वाली स्टेटमेंट को गलत साबित करता है, अगर ऐसा मिल गया तो आप बता देना, मैथ को चेंज करवा देंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जर्नल सी चीज़ें ऐड टू मेमोरी करने की होती है, इनके प्रूफ के चक्कर में मत रहना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्ट, यानी कि जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट हैं। लेकिन यहाँ ब्लड नहीं है, बस यहाँ आपने क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट करना है। भी कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन से मीनिंग्स आप समझते हो कि आप तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, लेकिन तुलना करने के लिए यहाँ इंसान तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगी, सीरीज। तो 2 सीरीज, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, उनके बीच आपने कंपैरिजन करना है भी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी डाइवर्स करेगी, कौन सी कन्वर्स करेगी। तो ये काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जर्नल बातें हैं, पता होनी चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 टेस्ट लिखे हैं भी जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करने के लिए जो हेल्प करेंगे। तो अलग अलग से इन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म है जो टेस्ट की, वो कह रहा है कि अगर an और bn 2 पॉजिटिव टर्म की कोई सीरीज है
एंड k इज ए फिक्स्ड कॉन्स्टेंट, यानी कि हमने किस तरीके से k को मल्टीप्लाई किया bn के साथ कि जो an की हर एक सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू आ रही है bn से। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो an है वो क्या होगी, छोटे वाली, और जो bn है यानी कि bn वो क्या होगी, बड़े वाली। ठीक है ना। तो यहाँ से टेस्ट से हमें पता चला अगर k कोई ऐसा स्केलर मिल गया, k कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल गया कि जिससे bn की जो सारी टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो an से। सारी का मीनिंग फर्स्ट वाली फर्स्ट से, सेकंड वाली सेकंड से। ये ना हो कि आप इसकी तो फर्स्ट ले रहे हो, ओ सॉरी इसकी फर्स्ट ले रहे हो, इसकी लास्ट वाली ले रहे हो, ऐसा नहीं। n दोनों जगह सेम होना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, इस तरीके से। तो अब ये क्या कहता है कि अगर bn कन्वर्ज करती है, bn यानी कि अगर बड़े वाली कन्वर्ज करती है तो छोटे वाली तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी भी। जब bn इससे बड़ी होने के बाद भी एक फाइनाइट नंबर रिजल्ट में देती है तो ये तो इससे छोटी थी, तो छोटी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, फाइनाइट नंबर देगी, अंडरस्टूड है। उसके बाद अगर an डाइवर्ज करती है तो bn भी डाइवर्ज करेगी। an क्या है, छोटे वाली, अगर छोटे वाले की जो टर्म्स है उनका हम सम करें वो प्लस इनफाइनाइट आ जाता है, माइनस तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो प्लस इनफाइनाइट आ जाता है। और ये तो बड़े वाली है, उल्टा हमने k से मल्टीप्लाई करके और बड़ा बना दिया इसको, तो बड़े वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जैसे अगर ये है 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक है और इसको हमने bn यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 4 6 8 इस तरीके से भी। जब 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर का सम इनफाइनाइट आ रहा है तो 2 4 6 8 का नहीं सम इनफाइनाइट आएगा, वो तो 2 टाइम्स हो गया उसका। तो इस तरीके से ये हुआ आपका फर्स्ट टेस्ट। बड़ा सिंपल सा है, जर्नल बातें हैं, बस आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर सिंपल ना समझो तो एग्जाम्पल से समझो, अगर सिंपल समझो तो एग्जाम्पल भी रहने दो। उसके बाद सेकंड फॉर्म है, अगर an और bn ये पॉजिटिव सीरीज है, अब हर केस में पॉजिटिव टर्म की सीरीज रहेंगी, एंड pk, अब pk से आपको फिल्म याद आ गई होगी, लेकिन यहाँ pk एक नंबर है, एक नहीं 2 नंबर है, p भी कोई पॉजिटिव नंबर है, k भी कोई पॉजिटिव नंबर है। मैंने जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे मैं चाहता तो a b ऐसा कुछ लिख सकता था, क्योंकि a b यहाँ मैंने सीक्वेंस या सॉरी सीरीज में यूज़ कर लिया तो कुछ अलग यूनिक से नंबर ले लिए pk। आप lm रख सकते हो, आप xy रख सकते हो, कोई रख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सच दैट कि जो p की मल्टीप्लाई अगर हम bn से कर देते तो वो लेस देन आ जाती है n से, और k की मल्टीप्लाई कर देते तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि p क्या है, p छोटा नंबर है और k क्या है, वो बड़ा नंबर है। तो इसका तो अर्थ ये हुआ ना, बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़ा गया, समझ रहे हो। उसके बाद फॉर ऑल n देन दिस सीरीज an और bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज भी एक साथ करेगी और डाइवर्ज भी एक साथ करेगी। अगर ऐसे 2 नंबर आप ढूंढ लेते हैं तो, ठीक है ना। ये देखो चीज़ें, ये जो टेस्ट है अभी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वैसा ही होता है जैसे हम अगर बीमार हो जाते हैं, लेबोरेटरी में चले जाते हैं टेस्ट करवाने, वो क्या है, छोटी सी बूंद आपकी ब्लड की लेता है और उससे बता देता है, और हम ऐसा सोचते हैं भी ये कैसे कर दिया इसने, सिर्फ एक ब्लड से इतना बता दिया भी इतने ग्राम है, वो है वो है। तो जब हम वो चीज़ लेबोरेटरी यानी कि जब उसने सीख ली वो चीज़ें टेस्ट करना, तब उसको लगता है हाँ भी आसान सा था ये तो बताना। तो यही चीज़ें हैं। अभी कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि होते क्या है, जब इनको परफॉर्म करोगे ना तो आसानी से सीख भी जाओगे, है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो दिस मीन्स वो तो दोनों सीरीज हैं वो कन्वर्ज भी और डाइवर्ज भी एक साथ करेगी। फर्स्ट कन्वर्ज, सेकंड कन्वर्ज, फर्स्ट डाइवर्ज और सेकंड भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर। इकट्ठे का मीनिंग ये होता है, अगर एक कन्वर्ज करेगी दूसरी भी कन्वर्ज, एक डाइवर्ज करेगी दूसरी भी डाइवर्ज, कहीं ये समझो दोनों को मिला के कन्वर्ज कर रही है, ऐसा नहीं है। टुगेदर कन्वर्ज डाइवर्ज का मीनिंग या तो दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी। थर्ड पे आते हैं, सेम वही an bn पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। अब an है जो लेस देन इक्वल टू है k इंटू bn के, यानी कि k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ सभी n के लिए था, n की वैल्यू चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ किसके लिए है, एक पॉजिटिव नंबर m है, उससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको n की, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो m बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, k कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। देन अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट केस में था, ये कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज, ये डाइवर्ज कर रही है तो ये डाइवर्ज। लेकिन यहाँ ये क्या था, अगर bn कन्वर्ज कर रही है तो an कन्वर्ज करेगी। स्टेटमेंट में डिफरेंस है दोनों में। अगर an डाइवर्ज कर रही है तो जाके bn डाइवर्ज करेगी। देन लिखा है मैंने,
ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि Bn अगर कन्वर्जेंट है देन An ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब अगर An डाइवर्जेंट है देन Bn ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना। सेम स्टेटमेंट है तो लगभग एक जैसे हैं, यानी कि चाहे n सभी लो आप या n ग्रेटर देन इक्वल टू m लो, दोनों केस में रिजल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि 6 की जगह 3 कंपैरिजन टेस्ट हो गए ऐसे, ये दोनों सेम, आगे वाले सेम मिलेंगे। An Bn, अब फोर्थ पे आते हैं, वही दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, P के नंबर लिए हैं, P के इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड में लिया था। अब सेकंड में क्या चाहिए, सभी n के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए m पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और k है जो वो कोई भी p के पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद देन an और bn है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी एक साथ, ठीक है ना। ये भी कन्वर्जेंट, वो भी कन्वर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट, यानी कि ये कंडीशन नहीं है कि अगर पहली कन्वर्ज करेगी तो दूसरी कन्वर्ज करेगी, भी वो भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद फिफ्थ, An Bn वही सेम सीक्वेंस है, अगर लिमिट n सीरीज है, कई बार मैं सीक्वेंस बोल देता हूँ तो ये चीज़ ध्यान रखा करो, सीरीज का चैप्टर चल रहा है, अगर सीक्वेंस गलती से निकल जाता है, क्योंकि पिछला चैप्टर अभी करवाया था, अभी भी माइंड में सेट है, तो आप उसको सीरीज समझा करो। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, An बाई Bn अगर इसकी वैल्यू L आती है और L को डिफाइन किया गया है, या तो ये एक फाइनाइट नंबर है या एक नॉन जीरो नंबर है, देन बोथ An एंड Bn कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, ये भी सेम कंडीशन होगी, तो कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगे भी, तो यानी कि इंडिपेंडेंट होगी, अलग अलग से कन्वर्ज डाइवर्ज करेगी। सिक्स फॉर्म है An Bn वही सेम पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट कि जो An अपॉन An प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है Bn अपॉन Bn प्लस 1 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये कंडीशन आ गई, 3 में ये कंडीशन है, 3 में ये कंडीशन नहीं है, ध्यान से समझना। देन जो फर्स्ट है Bn कन्वर्ज करेगी, दिस इंप्लाइज An भी कन्वर्ज करेगी, डिपेंडेंट होगी किस पे, पीछे वाली पे। अगर An डाइवर्ज करेगी तो Bn भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब देखो फर्स्ट का, थर्ड का और सिक्स्थ का रिजल्ट एक जैसा लग रहा है मेरे को, लग रहा है क्या, है ही, यानी कि जो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ का जो रिजल्ट है वो एक जैसा है, कंडीशंस अलग अलग हैं। अब ऐसे ही सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में भी सिमिलरिटी है, वो आपने चेक करनी है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, जनरली आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फर्स्ट टेस्ट कौन से वाला है, मेमोराइज, ऐड टू मेमोरी। सेकंड टेस्ट कौन से वाला है, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जनरल सी बातें हैं, बुक में से आप रीडिंग ले सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी पड़ी है, मैंने आपको समझा भी दिया है। भी कंपैरिजन करनी है एक सीरीज़ और दूसरे सीरीज़ के बीच में, कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेके, भी कभी छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, वो कन्वर्ज, वो डाइवर्ज, वो डाइवर्ज, वो कन्वर्ज, इस तरीके से, यानी कि उल्टा सुल्टा हर टाइप का आपने सोचना है। यानी कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इन कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड। एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें सीसी हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल क्लियर।